तो आपको मैंने पहले भी कहा था, जब मेरे साथ आप इतिहास पढ़ोगे, क्योंकि मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का टीचर, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है मेरे अंदर, तो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, तो मैं वहां पर आपको ये बता सकता हूं कि आज की जो समस्याएं हैं उनका किस रूप में हम उसे देखें, वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर की हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर की हो। आज सीरिया जैसा इतना खूबसूरत देश, मैं पता है सीरियन कल्चर कितना बड़ा कल्चर हुआ, बहुत एंशिएंट कल्चर हुआ, बहुत प्राचीन समय हमारा उनका संबंध रहा है। आज सीरिया सिर्फ बमों की वजह से बर्बाद एक ढेर है। 4 लाख से ज्यादा लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मारे जा चुके हैं वहां पे, सिर्फ वहां मौत है, मातम है, भुखमरी है। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम अभी भी ईसाई में, अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगा जो क्रिश्चियनिटी को मानता है या जानता है, वो पता है सीरियन चर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस हुआ करता था, राइट। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सीरिया ने पूरी दुनिया को दिया था, कल्चर का वो एक स्रोत के रूप में था। आज तुम अचानक से जाके देखो, तुम सीरिया में उम्मीद नहीं कर सकते हो संगीत के सारे बमों से लदे पड़े। तो किसी भी राष्ट्र में आर्ट एंड कल्चर के डेवलप होने का मतलब होता है कि वो राष्ट्र लंबे समय तक शांति काल में रहा है, लंबे समय तक वहां शासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, लंबे समय तक वहां का समाज उन्नत बना रहा है, लंबे समय तक समाज ने दूसरी आइडेंटिटीज यानी पहचानों को स्वीकार करना सीख लिया है। उदारता इस समाज के मूल में है। जो बात कह रहा हूं उसको बड़ी गहराई से सुनना, बड़ी गहराई से सुनना। और इसका मतलब है कि सभी विरोधों को भी हमने समाहित करना सीख लिया था कि मैं तुम्हारी पहचान, तुम्हारे विरोधों को लेकर जाता हूं। लेकिन जब मैं वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूं तो भारत को क्या देखता हूं? भारत में अभी एएल बॉशम, मेरे कहने से पढ़ के देख लेना, कबीलों के रूप में हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रोफेसर थे, हालांकि उन्होंने भारत को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन तमाम, और रुडियार्ड किपलिंग को देख लो, सर बर्नार्ड को पढ़ लो, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो भारत को कबीले कहते ये राष्ट्र था ही नहीं, वो हमें कबीलों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते थे गली गली में जो है वो अंधविश्वास, अंधकार फैला हुआ था। अगर ये इतना विश्वास और अविश्वास और अंधकार फैला हुआ था, तो भारत में आज वो सारी जो आपकी एनसीईआरटी किताबों में आप चले जाओ, दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में जब गया तो भारत की विभूतियों को देखकर आंखें फटी रह गई। इतने प्राचीन समय तक ऐसा कौन सा लोहा है जिसमें जंग नहीं लगा? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मृद भांडों को इतने समय तक वो जो है डिकम्पोज नहीं हुई, वो ऐसा कैसे जो चली हुई है? ऐसी कौन सा मेटल था जो रस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हो गया? कैसे उन्होंने इसको संभाल के रखा, कैसे प्रिजर्व किया, कैसे मिस्र वालों ने अपनी मम्मीज को प्रिजर्व करके रखा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र में, अगर भारत में अगर हम देखें तो भारत में इतनी विविधताएं हैं, इतनी विविधताएं हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बहुत विस्तार तक ये फैला हुआ है। और जब ये विस्तारित फैला हुआ है तो निश्चित रूप से अगर आप ये बात मान लें कि अगर ये इतना विस्तार है तो इसका मतलब है कि भारत में एक ऐसा समय काल रहा होगा, आज के डिस्कशन से आपको ये समझ में आ जाएगा, एक ऐसा समय काल जरूर रहा होगा जहां पर भारत में एक शासन व्यवस्था बड़ी उन्नत रही होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपको अफगानिस्तान, सीरिया या दुनिया के किसी भी ऐसी कंट्री का नाम ले सकता हूं जहां पर उत्पात मचा हुआ है। तो जो देश परेशान होते हैं, युद्धों में घिरे होते हैं, वो कभी भी आर्ट एंड कल्चर को, संगीत को, म्यूजिक को कभी भी प्रॉस्परस नहीं कर पाते। अगर मैं वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखता हूं तो भारत कबीलों का देश था, भारत सपेरों का देश था, भारत एक ऐसा देश था जहां पर जो है पिछड़ापन था। अगर इतना पिछड़ापन था प्रभु, तो मुझे बताओ आर्ट एंड कल्चर इतने समय तक डेवलप कैसे हुआ? उन्होंने हमारे युद्धों को, हमारी लड़ाइयों को पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रस्तुत किया, लेकिन हमारे युद्ध के नियम और उनके युद्ध के नियम बिल्कुल अलग अलग थे। भारतीय युद्ध परंपराओं में था कि पुरुष पुरुष पर ही हाथ उठाएगा, महिलाओं और बच्चों को युद्ध में शामिल नहीं किया। ये हमने बहुत पहले कह दिया था। और युद्ध जो होता था, महाभारत के युद्ध में आपने देखा शंखनाद, चाहे वो पंचजन्य संघ हो, चाहे किसी भी संघ का शंखनाद किया जाता, सूर्य उदय के साथ शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ युद्ध खत्म हो जाता था। युद्ध धर्म लड़ा जाता था और विपक्षी सेना के लोग एक दूसरे के शिविरों में जाकर अपने पुण्य जनों से मिलते थे और उनकी सेवा किया करते थे कि भाई दिन में हमने युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी, क्योंकि युद्ध लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इट वॉज धर्मा। लेकिन अब मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। और आपने भी देखा होगा भीष्म पितामह जब घायल होते हैं या भीष्म पितामह को चोट लगती है तो अर्जुन स्वयं क्षमा मांगने पहुंचते हैं कि हे तात, मुझे आपको जो है कष्ट पहुंचाना पड़ा। तो ये हमारे यहां स्त्रियों को बिल्कुल दूर रखा जाता था युद्ध से, क्योंकि वो मान्य थी, वो परिवार की मुखिया थी। बच्चों को कभी भी नहीं। आगे चलकर धीरे धीरे युद्ध ऐसे विकृत हुए कि महिलाओं को सेक्स स्लेव बना लिया गया। अभी भी आपने सुना होगा, तालिबान के बारे में सुन रहे होंगे, आईसिस के बारे में आप सुन रहे होंगे। तो मैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि वर्तमान में
आपके पास तर्क होने चाहिए, वैज्ञानिक तर्क होने चाहिए कि बताओ मेरे प्रभु कि इतनी हमने आर्ट एंड कल्चर बनाया, इतना हमने तरह तरह का, आप जाएं, आप भारत की वास्तुकला के बारे में अध्ययन करना शुरू करें। जब आप ताजमहल और लाल किले को देखते हो तो आपको एक अलग वास्तुकला दिखाई पड़ती है। जब आप साउथ इंडिया के मंदिरों को जाते हैं अलग, नॉर्थ इंडिया में अलग, राजपूताना शैली में जाते हैं आपको अलग, जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको बिल्कुल अलग वास्तु दिखाई पड़ता है। इतनी विविधता एक ऐसे राष्ट्र में कैसे आ सकती है जहां वर्षों वर्षों तक तुम्हारे हिसाब से पिछड़ापन, एक राष्ट्र के रूप में ना होकर कबीलाई संस्कृति, एक जो है वो पिछड़ा राजनीतिक व्यवस्था, उन्होंने कहा कि भारत के पास तो कभी शासन व्यवस्था थी नहीं, उन्होंने एक सिरे से इनकार कर दिया। अगर तुमने एक सिरे से इनकार कर दिया तो मेरे आर्ट एंड कल्चर के जो आज मजबूती से खड़े साक्ष्य हैं, जो इतने वर्षों के बाद भी हिले नहीं, वो तुम्हारे इस मुंह पे एक थप्पड़ मार रहे हैं, वो तुम्हारी इस बात का अपोज कर रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि हम भारतीय अपनी इस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के साथ कभी हम उनका अपोज ही नहीं कर पाए, कभी बता नहीं पाए कि खोल अपनी आंखें, 400 साल पुराना हुआ है तू लोकतंत्र में, तू देख अपनी आंखें, नाक रगड़ इस पर मेरी जो है वो मेरे उसके सामने हजारों सालों से उतने ही जो तेजी से खड़े हुए हैं। तुमने सोमनाथ के मंदिर को कई बार जो है नेस्तनाबूद किया, लेकिन फिर भी हम आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर में हम खड़े हुए हैं। तो जाकर उनको समझाओ कि अगर तुम ये कहते हो, पद्मनाभन मंदिर से लेकर जो है वो तमाम वास्तु में, अगर तुम ये बात मुझसे कहते हो कि भारत कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी, एक अच्छा जो है आर्थिक तंत्र नहीं था, और देश की जनता आर्थिक गतिविधियों में नहीं समाई थी, तो चाचा इधर आओ, तुम जरा देखो कि ये आर्ट एंड कल्चर हमारा डेवलप कैसे हुआ। तुमने अभी तक भारतीय संगीत के रागों के बारे में इतना नहीं सुना होगा। रागों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो हमारे यहां इतने संगीत के घराने हैं, इतने संगीत के घराने हैं कि तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, तुम्हारा अपना वेस्टर्न म्यूजिक कभी उसके आसपास भी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो बोले क्या ये एक दिन में नहीं पैदा हुआ? अगर राग दीपक, राग पलासी, भीमसेन राग, इतने हमारे पास, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, जो तुम ये संगीतों के बारे में बात कर रहे हो, वो भारत की परंपराओं में, लोक गीतों से लेकर भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है। बोले क्या एक दिन में डेवलप हुई है ये तुम्हारी? तो इसका मतलब है कि भारत को तुम किस रूप में हमें दिखा रहे हो, तुम राष्ट्र को किस रूप में हमें दिखा रहे हो। मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत है कि हम भारतीय एक आवाज में कभी हमने उनका विरोध किया ही नहीं कि हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमसे सीखने की जरूरत है चाचा चौधरी, अब तुम समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट होता है। और हम भारतीय चूंकि सोए हुए हैं, हम विलुप्त हैं, हम नहीं जानते कि हम आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तुमसे आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आर्ट एंड कल्चर क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे के चैप्टर आर्ट एंड कल्चर को डिफाइन करेंगे, इसलिए मुझसे यह बात करना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि आज की समस्याओं का समाधान हमें वहां मिलेगा। आज हम घूम घूम के यूनाइटेड नेशन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं। हेरिटेज, जानते हो वर्ड यूज किया था, तुमने पढ़ा होगा यूनेस्को साइट्स। आप याद करते हैं कि भारत में इतने हेरिटेज साइट्स हो गए हैं, भारत में फलाने को हेरिटेज कह दिया गया, फलाने ठिकाने को वर्ड में हेरिटेज साइट्स कहा गया है। कभी रुक के सोचा कि वो हेरिटेज क्यों दर्जा दे रहा है? हेरिटेज शब्द का मतलब क्या होता है? धरोहर किसे कहते हैं? धरोहर का मतलब है धारण करके संभाल के रखना, वो धरोहर है। धरोहर क्यों वो दुनिया भर के जो स्मारक हो गए, आपने कितना रटते हो गए यार, कभी रुक के पूछा नहीं कि इसको हेरिटेज साइट कहा क्यों उसने? और पूरी दुनिया के सभी देशों में हेरिटेज साइट्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे इतिहास का प्रतिबिंब है, और किसी भी समाज को आगे बढ़ने में अपने इतिहास में अपनी जड़ें खोजनी पड़ती हैं। धरोहर है, धरोहर का मतलब है तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किया गया सारा कार्य उसमें संचित है, उसमें संचित है। और वो जब संचित है तो निश्चित रूप से उससे तुम्हें सीख कर तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारा अतीत शांतिपूर्ण था। हमारे युद्ध के नियम भी ऐसे थे कि हम वहां जाकर आक्रांताओं के रूप में कार्य नहीं करते थे। हम युद्ध को नैतिकता के साथ करते थे, युद्ध को नैतिकता के साथ करते थे। अगर एक राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी हम हत्या नहीं करते थे। हमारे पास युद्ध के नियम भी बहुत है। अगर आपने महाभारत देखी होगी बी आर चोपड़ा की, अगर आपने उसमें चैनलों में, आज वाली नहीं जो बॉडी वॉडी बना के जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो वाली नहीं। अगर आपने बी आर चोपड़ा देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दोनों तरह के सेनापति आपस में मिलते हैं, तो उसमें दोनों, और उसमें कहते हैं कि तात आप जो युद्ध के नियम समझाइए। तो उसमें क्या होता है, जो धृष्टद्युम्न और दूसरी तरफ के जो सेनापति होते हैं वो नियम समझाते हैं कि युद्ध में ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये आपको करने हैं, ये नहीं करने। तो ऐसा देश जो युद्ध के नियमों का पालन करता है, युद्ध मतलब उन्माद में है, युद्ध मतलब आप भयानक गुस्से में है, युद्ध मतलब आप लहू पी लेंगे, उस राष्ट्र में युद्ध के भी नियम थे। तो आप सोच के देखिए कि राष्ट्र कितना नियमबद्ध था, कितना विचारशील था, कि ऐसी स्थिति में जहां पर आप एक दूसरे को काटने मारने को तैयार है, वहां पर भी नियमावली के हिसाब से प्रयोग किया जाता। आज भी अगर अर्जुन की जो है प्रताड़ना होती है, अर्जुन को अगर उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, अगर युधिष्ठिर जो सत्यराज थे उनके ऊपर उंगली उठाई जाती, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक शंख बजते बोला था कि अश्वत्थामा
हाथी या मनुष्य। सिर्फ इतना बोला और युधिष्ठिर के ऊपर एक दाग लग गया। अर्जुन ने तब बाण छोड़ा जब कर्ण अपना पहिया निकाल रहा था, तो यह अनीति माना गया। मतलब इतना हद तक जो है कि युद्ध को जीतने के लिए अनीतियां मानी गई। तो राष्ट्र हमारा बहुत ही सूचीबद्ध रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है। ये जागना होगा हमें, नहीं तो फिर बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ना है तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हिस्ट्री में हमें देखने का नजरिया क्या देता है। अब हमारा पास अगला सेगमेंट है, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। लिखो, शहरों के विषय में जानकारियां। कौन कौन? हमें कहानियां, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, यात्री। अगला भी चैप्टर हमारा स्कल्पचर्स, वास्तु, आर्कियोलॉजी, मूर्तियां और वास्तु हमें शहरों के विषय में जानकारी देते हैं। इसीलिए मेरा लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कहानियां, यात्री, जो यात्रा वृत्तांत है आप पढ़ते हैं उनके बारे में, मूर्तियां, वास्तु हमें इतिहास की एक प्रमुख जानकारी देते हैं। नेक्स्ट लिखो, मूर्तिकला, स्कल्पचर्स। तो हमने दो तरह की मूर्तियां देखी हमारे यहां भारत में। देखेंगे बहुत तरह की हमारी विविधता है। एक होता था कि जो लोक जन के बारे में बात करते थे, मतलब लोग कैसे हैं, वो मूर्तियां जो आम जनता के साथ चले। आपने देखा हो टेराकोटा की मूर्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो आम जनता। एक होता था राजा महाराजा अपने यशस्वी ज्ञान के लिए, अपने धार्मिक झुकावों के लिए, अपनी मान्यताओं के झुकाव के लिए बनवाया करते थे बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, विशाल मंदिर। एक होता था जनता जाती थी। तो जब हम कस्बों के बारे में बात करेंगे, गाँव के बारे में बात करेंगे, तो जनता में उस समय कैसा विश्वास था, जनता किस तरह से जो है वो स्किल्ड थी, उसके बारे में बात होती। लिखो, दे आर डिपिक्टेड सीन ऑफ पीपल्स लिव इन द टाउन्स एंड विलेज। लिखो, इसके अंदर कस्बों और गांवों में लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। गांव और कस्बों के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, जातक का नाम आपने सुना होगा। जातक का मतलब आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी, पंचतंत्र से संबंधित, जातक से संबंधित। उसमें आम जनता शिक्षा दी जाती है। जैसे मेरे वाह जिंदगी की पहले जब कहानियां आती थी तो आपने देखा होगा मैं स्टोरी टेलिंग करता था वहां पे। या अभी पंचतंत्र को देखेंगे, जातक कथाओं को देखेंगे, तो बेसिकली क्या होता था, सामान्य लोगों को, उसमें आपने देखा होगा ऐसे कहानी शुरू होती थी कि एक गांव का एक गरीब व्यक्ति था, वो ऐसा करता था, एक दिन उसको सांप मिला, उसने मड़ी दी और फिर उसको लालच में सांप को मार दिया, तो शिक्षा फलाना फलाना मिलती है। तो उस समय जो ये कहानियां हुआ करती थी वो समाज में आम जनता के बीच में एक जो मैसेज होता था उसको देने के लिए प्रयोग की जाती थी। ये सब पद्धतियां हमने बहुत पहले ही डेवलप कर ली थी। ठीक है, जातक कथाएं। नेक्स्ट लिखो, स्टोरीज कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। लिखो, सामान्य जन के द्वारा, सामान्य जन के द्वारा, सामान्य जन के द्वारा ये कहानियां कही जाती थी, कहानियां कही जाती थी। अगला, फ्रॉम अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स। नाविकों और यात्रियों के द्वारा जानकारियां मिलती हैं, नाविकों और यात्रियों के द्वारा जानकारियां मिलती हैं। चलें भाई, आ जाओ अगले चैप्टर पे, खत्म करो जल्दी जल्दी कोर्स। तुम लोग हो रहे हो बोर, तो जल्दी जल्दी जो है फैक्ट है तो हिस्ट्री पे हम वहां पहुंच के एक जो चैप्टर और है उसका फैक्ट पढ़ा के बाय बाय करते हैं हम भी। चलो, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। लिखो, व्यापारी, राजा और तीर्थाटन। व्यापारी, राजा और तीर्थाटन। क्यों दिया एनसीईआरटी ने चैप्टर? भैया देखो, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी दे रहा है, वही पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा, व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री। तीर्थयात्री मतलब अगर आज की डेट में तीर्थ यात्राओं पर अगर तुम जाने की बात करते हो तो बहुत से ज्यादा बैरियर्स लगे हुए हैं। तो जब ये देशाटन के लिए आप निकलते हो, यानी एक देश से दूसरे देश या तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हो, तो बहुत सी चीजें आपको पता चलती। जैसे आज आप एक इंडियन है और अगर उसको कैलाश मानसरोवर की यात्रा देने जानी, तुम्हें पता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वीजा लगता है। ठीक है, आपके एक प्रमुख धर्म के, पंथ के सबसे प्रमुख ईश्वर जो हैं शिव, उनका माना जाता है कैलाश उनकी जो है वो भूमि है, कैलाश में ही वो निवास करते हैं, निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर उस समय तिब्बत और अब जिसको चीन कहते हैं उसमें पड़ता है। भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, उसकी यात्रा करने के लिए वीजा लेना पड़ता है, किसी दूसरे देश से पूछना पड़ता है। ठीक है, अगर आप तमाम उन क्षेत्रों में तिब्बत मोनेस्ट्रीज में जाना चाहो, बौद्ध मोनेस्ट्रीज में, आपको पूछना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई जापानी बुद्ध के दर्शन करने भारत में आना चाहता है या कोई कोरियन भारत में आना चाहता है तो उसको भारत सरकार से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं बौद्ध गया जाना चाहता हूं, मैं जहां महापरिनिर्वाण हुआ है, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, कुशीनगर जाना चाहता हूं, तो आपको भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण होता है। जो यात्रा सुलभ होते थे, मतलब आप देखिए कि
अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत से पिलग्रिमेज जो भारत में आए, आपने देखा होगा, जो बहुत ही तीर्थ यात्रा पर निकले थे वो भारत में आए और यहां उनको स्वागत किया गया, जबकि वो अन्य मतों को मानने वाले थे। तुम भारत की भूमि के टॉलरेंस पढ़ने की कोशिश करो। जिस रूप में हमें वेस्टर्न ने दिखाया है हम वैसे नहीं थे। हमारा एक महान इतिहास रहा है और वही जागृत होना बहुत जरूरी है। ऐसे जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, अब मान लो वहां पर इतने कड़े नियम है कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत मन है कि चलो जो है वो मक्का मदीना के दर्शन कराएं, तो वहां पर बहुत ही सख्त नियम है। केवल इस्लामिक व्यक्ति ही जा सकता, उनको डर है कहीं ये तोड़ फोड़ ना कर दे। आज भारत में तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अभी आपने देखा कि किसी मंदिर में कोई मुस्लिम व्यक्ति चला गया तो बोला नहीं हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। किसी मस्जिद में हिंदू जा नहीं सकता, हालत उसकी खराब रहती है। तो आज देखो क्या हो रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जहां इतिहास हमें ढेर सारे तीर्थयात्रियों के आने की सूचना देता है, तमाम यात्राओं को भारत में यहाँ के राजे महाराजे उनको स्वागत करते रहे, और तुमने हमेशा ये पढ़ा होगा उस राष्ट्र में एक धर्म, एक देश के रहने वाले दो लोग एक दूसरे के पूजा स्थलों में नहीं जा सकते। बवाल हो जाएगा यार, कितने लोग कट के खत्म हो जाएंगे। इतनी असहिष्णुता है, इतनी। तुमने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, तो पढ़ा है तो अब उसको जोड़ते जाओ। चलो भाई, तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, लिखो। ये हमें बताता है कि व्यापार और व्यापारी, लिखो, ट्रेडर्स कैरीज वेरियड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लिखो, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को ले जाने का कार्य करते थे। देखो फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड पेपर, सोना और काली मिर्च। आप जानते हैं हमारा सबसे बेसिक जो पावर सेंटर था हमारे ट्रेड का। नेक्स्ट, गोल्ड एंड पेपर, सोना और काली मिर्च। टू रोम फ्रॉम साउथ इंडिया, लिखो, दक्षिण भारत से रोम तक यह व्यापार फैला था। उस समय का सबसे महानतम साम्राज्य रोम तक, दक्षिण भारत से रोम तक यह व्यापार फैला हुआ था। कैसे हमें प्रमाण मिला? रोमन कॉइन्स फाउंड इन साउथ इंडिया। लिखो, रोमन सिक्के, ये टॉलमी छाती पीट पीट के रोता था कि हाय भारत, हमारा सारा सोना चांदी खींचे लिया जा रहा है। देखो, रोमन कॉइन्स, रोमन सिक्के दक्षिण भारत में पाए गए। नेक्स्ट लिखो, इंडिकेट ट्रेड बिटवीन रोम एंड साउथ इंडिया। लिखो, यह रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीच सघन व्यापार को इंगित करता है। दक्षिण भारत के बीच सघन व्यापार को इंगित करता है। सोचो, हम समुद्र पार करने की क्षमता रखते थे, हम इतनी दूर तक व्यापार किया करते थे, हमें स्थल, जटिल स्थल मार्गों और समुद्री मार्गों दोनों का ज्ञान था। तो क्या ये जो वेस्टर्न ने हमसे कहा कि हम कबीलाई संस्कृत थे, हम ट्राइबल थे, हम कभी राष्ट्र नहीं थे, हम इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम बना सकते हैं कि हम अपने पोर्ट से निकलकर जाकर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कर रहे हैं, और छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा कि वो अपने डॉक्यूमेंट में टॉलमी रोता हुआ कहता है कि भारत दुष्ट देश है, हमारा सारा सोना चांदी खींच ले। हम मजबूर करते, व्यापार हमारे पक्ष में था। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमारा व्यापार जो है, हम व्यापार घाटा संभाल रहे हैं, हम जो है आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। आप जानते होंगे हमें ट्रेड डिफिसिट है, बट एट दैट टाइम आप अंदाजा लगा के देखो कि हम कहां बैठे हुए थे, हम ट्रेड सरप्लस थे। और ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ट्रेड नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स। तुम अगर मान लो तुम कोई सामान खरीदने जा रहे हो, तो तुम क्या इतना पैसा जो है साथ लेके जाओगे? सब जो बैंकिंग सिस्टम हमारा कितना प्रॉपर था, हुंडी जैसी चीजें हुआ करती थी। जब दुनिया अंगड़ाई ले रही थी अपनी सभ्यताओं की, जो हमारे जो जितने भी हमें बताने आते हैं, सभ्यताओं की अंगड़ाई ले रहे थे, तो हमारे पास एक वेल डेवलप बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। ट्रेड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। यूपीएससी ने जो नाम दिया हल्के से नहीं दिया है। यू मस्ट हैव द देयर बैंकिंग। भाई मुझे ऋण मिल जाएगा, मेरा सामान पहुंचेगा, मैं तुम्हें, उस देश में इनके पास जो है वो डेप्ट सिस्टम बना हुआ था। वो उस समय के पत्रों की वहां पे, यहां से पेपर दे दिया, वहां पर एक्सेप्ट हुआ करता था। जैसे आज हम चेकबुक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब लेकर चलते हैं, हुंडी जो है परचेसिंग पेपर्स लेकर चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास वहां पर मौजूद है। तुम्हें याद है उसमें मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, क्योंकि इतिहास भूगोल मेरे लिए सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ मेरा राष्ट्र है, सब कुछ मुझे पता है। यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है वो तैयार कर दो, अंदर चले जाओगे। तो बेसिकली मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था तो उसमें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि इन्होंने पूछा कि रोमन साम्राज्य क्यों खत्म हो गया, तो उसमें बताया था एक समय ऐसा आया कि रोमन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी को राज्य धर्म बना लिया। याद आ रहा है? और मैंने बताया जब कोई राष्ट्र किसी भी धर्म को अपना लेता है तो अन्य धर्मों के लिए असहिष्णु हो जाता है, इंटॉलरेंट हो जाता है। और बड़े खूबसूरत मैंने एक पूरा ट्री बनवाया था, वर्तमान समय तक तुम्हें लेकर आया था। याद है वो लेक्चर?
तो अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो साम्राज्य जिन्होंने धर्म को पकड़ लिया, जिन्होंने मतलब रिलीजन को पकड़ लिया, इंटॉलरेंट हुए, उनका पतन निश्चित है। और भारत परंपराओं में इतना उद्विग्न है, इतना जबरदस्त काम कर रहा है, इतना आगे चल रहा है, क्यों? क्योंकि इतिहास में कहीं तुम्हें प्रमाण नहीं मिलता कि भारत ने किसी पंथ को धर्म बना लिया हो। बहुत अंतर है हिंदी के शब्द और इंग्लिश के शब्दों में। सॉरी टू से, इंग्लिश मीडियम के बच्चों, सॉरी टू से, मुझे अपनी भारतीय संस्कृत के लिए हिंदी या संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। धर्म एक अलग चीज होती है और रिलीजन एक अलग चीज होती है। आई एम नॉट फाइंडिंग माई आंसर, माई क्यूरोसिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन वेस्टर्न लैंग्वेजेस, इन वेस्टर्न कल्चर। I know each and everything. I read lot of books from the Oxford itself. I read the lectures of the Swami जो है क्या नाम है, राधा कृष्णन सर, which they deliver in the Oxford. But sorry to say, I'm not finding the right answer in the Western languages. I found the right answer in the Indian itself. Right? ये हमारी भाषा में. So धर्म और पंथ ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारत में धर्म अलग था, राजा का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, शिक्षक का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, योद्धा का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म। तो धर्म मीन्स सेट ऑफ रूल्स, हाउ कैन यू डिवाइन योर लाइफ, अपने जीवन को कैसे आप डिवाइन कर सकते हो, दिव्य कर सकते हो, उन्नत कर सकते हो। पंथ इज ऑल अबाउट हाउ माई वर्शिप मैथोलॉजीज आर और इज और वो। क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.